और मुझे लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरा सर बालों से पकड़ते हुए जमीन पे 2-3 बार मारा। इन्होंने मेरे बच्चे को खींचा और उसका गला दबाने लगा। कभी कभी मीडिया के लिए भी कुछ खबरें कवर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब दर्शक उस खबर को स्क्रीन पर देखते हैं तो वो उसे मीडिया की ब्रेकिंग या एक्सक्लूसिव कैटेगरी से जोड़ते हैं। लेकिन आज जो हम खबर करने आए हैं वो ना तो एक्सक्लूसिव है और ना ही ब्रेकिंग है। वो खबर उस देश से जुड़ी हुई है जहाँ की राष्ट्रपति एक महिला हैं, उस प्रदेश से जुड़ी हुई है जहाँ के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए लगभग 1 दर्जन योजनाएं चला रहे हैं। आरक्षण की बात हो रही है, महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी दहेज लोभी जो लोग हैं वो महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं और उस प्रताड़ना का शिकार जो महिलाएं हो रही हैं उनकी स्थिति बद से बदतर कैसी हो रही है, ये खबर, ये रिपोर्ट उसके बारे में है। नमस्कार, नीलकमल तिवारी के साथ मैं हूं चक्रेश और इस वक्त मैं जबलपुर के बॉम्बे हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के बाहर हूं। इस हॉस्पिटल के अंदर एक पीड़िता मौजूद हैं। आज घटना का 5वां दिन है। घटना के 5 दिन बाद हम यहाँ पर मौजूद हैं और पीड़िता की जो हालत अभी हमें बताई जा रही है, हम थोड़ी देर में पीड़िता से बात करने जाएंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस रिपोर्ट को पूरा देखिए और ये सोचिए कि दहेज के लोभियों द्वारा महिलाओं को, अपने घर की बहुओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और इन दहेज लोभियों पर किस तरह से जल्द और कड़ी कार्रवाई क्यों ना हो। नीति जैन, मेरे पति का नाम विपुल जैन। मेरी शादी 10 दिसंबर 2017 को हुई थी। शादी के दूसरे दिन से ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने मारना शुरू कर दिया था कि आप ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई, ये करो वो करो, सारे काम कराना शुरू कर दिया था। मुझे हर छोटी चीज के लिए ताना मारा जाता था। हर चीज में परेशान किया जाता था, खाने पीने से लेकर हर चीज में। लेकिन मैं सहन करती रही कि आज सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, सबका व्यवहार एक दिन बदल जाएगा। कुछ समय तक ये सब चलता रहा। उसके बाद मेरा बच्चा हुआ। मेरे बच्चे के बाद प्रताड़नाएं बढ़ गई। मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने अपने पापा को कॉल किया और अपने पापा के साथ घर चली गई। करीब 1 साल तक मैं अपने पापा के घर में रही। फिर वहां से किसी तरह बड़ों की समझाइश पे हम लोग में सुलह हुई और इन्होंने कहा कि मेरी और मेरे पति की बात हुई कि घर आना है तो पहले तुम्हें एक एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। वो एग्रीमेंट इनने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मैंने कहा मुझे पढ़ा दो, तो बोले अगर पढ़ोगी तो फिर मत आओ, इतना विश्वास नहीं है तो, और आओगी तो अपने पापा से पैसे लेकर आना। ये बात मैंने अपने घर में से पापा को बताई। पापा ने कहा ठीक है बेटा, तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम ले जाओ। मैं कैश लेके चुपचाप अपने ससुराल आ गई। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद फिर सब शुरू हो गया। मैं चोरी चोरी अपने पापा को कॉल करती थी, पापा इतने पैसे चाहिए, तो वो दे दिया करते थे। फिर मुझे मेरे पापा को पता रहती थी ये बात। फिर कोरोना आ गया और मेरे पापा चले गए और इनकी डिमांड पूरी करने वाला कोई नहीं बचा। उसके बाद धीरे धीरे सब चीजें बढ़ती गई। मेरे सास हमेशा मुझे ताने मारना, मुझे बेइज्जत करना, मेरी नंदों का सबके सामने, कभी धक्का मार देना, कभी मार देना। हर छोटी बात पे
दिन पे दिन बढ़ती ही गई, यहाँ तक कि मुझे घसीट के मारा जाने लगा आए दिन। मैं सहन करती रही क्योंकि पापा नहीं थे और मेरे पति बोलते थे क्या करोगी बताओ, अकेली हो। वो मुझ पे दबाव बनाने लगे कि पिता के बाद पिता की संपत्ति पे बेटियों का हक होता है, जाओ अपनी माँ भाई से हिस्सा लेके आओ अपने घर पे। और माँ के जेवरों पे मैं मना किया करती थी, मैं नहीं लाऊंगी। वो मुझे कभी अपने घर पे बात भी नहीं करने देते थे कि तुम बात नहीं करोगे, अपने घर पे कुछ बताओगी नहीं कभी, और तुमने अगर बताया तो मैं तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे नहीं जानती हो। तो ये जब कोई गलती या भूल होती थी तो ये कैसे प्रताड़ित करते थे आपको? मुझे मारा जाता था, बेदर्दी से मारा जाता था भैया। अभी आपकी ऐसी हालत तक है? ये सब चलता रहा। फिर 30 तारीख की रात को मेरे पति अचानक कमरे में आए और विवाद शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने रक्षाबंधन पे मुझे भेजा था कि इस बार तुम, बहुत दिन हो गए बोलते बोलते, लेकिन इस बार तुम लेकर ही आओ। मैं अपने मायके तो जरूर गई, मैं अपने भाई और माँ से बोल नहीं पाई कि मुझे पैसे और हिस्सा चाहिए। मैं बिना बोले धोखे से ससुराल वापस आ गई। उसके बाद रोज टॉर्चर बढ़ने लगा। 30 तारीख की रात को मेरे पति बहुत गुस्से में कमरे में आए। मेरी नंद ने कुछ कह दिया था मेरे बेटे को, तो मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा था कि दीदी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था मेरे बेटे को, मुझे अच्छा नहीं लगा दीदी। तो मेरे पति ने कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत और तुम अपने घर से पैसा भी नहीं लेके आई, करो अपने भाई को अभी मैसेज। मैंने कहा मैं नहीं करूंगी, मैं अपने घर की बातें अपने भाई को नहीं बताऊंगी, वहाँ किसी को कुछ नहीं पता, मैं नहीं तमाशा बनाऊंगी अपनी शादी का। उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं लाओ पैसे। मैंने कहा मुझे मत मारो, मैं नहीं ला पाऊंगी, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। उन्होंने मुझे बालों से घसीटते हुए बिस्तर से नीचे किया और मुझे लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा सर बालों से पकड़ते हुए जमीन पे 2-3 बार मारा और मेरा हाथ मरोड़ते हुए मेरी छाती और मेरी पीठ पर चढ़ गए। मैंने बहुत तेज चिल्लाया अपने ससुर को, पापा जी बचाओ, तो उन्होंने पूरा मुंह दबोच के नोच दिया। बोले मेरे पापा की तबीयत खराब है, तू उन्हें टेंशन देगी, आवाज देगी, तू मेरे मम्मी पापा को परेशान करेगी। मैंने कहा नहीं करे। इन्होंने मेरे बच्चे को खींचा और उसका गला दबाने लगा, बोलने लगे अब बता अब करेगी कि नहीं करेगी, मैसेज बता पैसे लाएगी कि नहीं। मैंने कहा भाई प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, जो करना है मुझे कर लो। मैंने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींचा किसी तरह और उसे दूर ढकेल दिया। उसके बाद इन्होंने मेरा गला दबोचा और गुस्से में बोलने लगे आप तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक बात बता तू जी क्यों रही है, क्यों जी रही, तू भी पागल है, तेरा बच्चा भी पागल है, एक काम कर तू मर जा तू, ताकि मेरा और पेट छूटे, तुझसे तेरे बच्चे से मैं दूसरी शादी कर लूं, बता तलाक देगी कि नहीं देगी। 3 बार उन्होंने पूछा देगी कि नहीं देगी। मैं पूरी हिम्मत से बोलती रही जी मैं नहीं दूंगी, मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज ऐसा मत। उन्होंने और जोर से गला दबाना शुरू कर दिया। फिर मैंने हिलना बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता था मैं हिलूंगी तो ये मारेंगे। मैंने हिलना बिल्कुल बंद कर दिया, ये सोचे कि ये बेहोश हो गई है या सो गई है। ये मुझे उसी हालत में छोड़ के चले गए। थोड़ी देर बाद ये दोबारा आए देखने, मैं चुपचाप रही। फिर रात को मैंने बहुत देर तक सोचा मैं सबको ये बात बताऊं कि नहीं बताऊं। फिर उसके बाद मैंने हिम्मत करी और अपने मामा जी को फोन किया। ये भी डर लग रहा था कि अगर ये देख लेंगे तो मैं कल सुबह नहीं देख पाऊंगी। मैंने किसी तरह जल्दी से फोन उठाया
क्योंकि मुझे फ़ोन भी नहीं दिया जाता था और ये मेरा हमेशा फ़ोन चेक करते थे, मैं किसको फ़ोन कर रही, किसको नहीं, क्या कर रही, क्या नहीं। मैंने जल्दी से बाबा जी को बोला, एक्स-रे तक का, बाबा इन्होंने बहुत मारा है, प्लीज़ आप जबलपुर आ जाओ, मुझसे सहन नहीं हो रहा है बाबा, बहुत दर्द हो रहा है बाबा। तो आपके जो मामा हैं, मामा जी ने आपको यहाँ भर्ती किया? मैं मामा आई हूँ तो मेरा भाई आया घर, मैं उनके साथ फिर आ गई। अभी आपका बच्चा कहाँ पर है? मैंने अपने बच्चे को अपनी बहन के यहाँ रखा हुआ है। वो भी चिल्लाता रहा, भैया पापा मेरी माँ को मत मारो पैरों से, लेकिन उन्होंने उसकी भी नहीं सुनी। वो बहुत रोया, पापा क्यों मार रहे मेरी माँ को, मेरा बहुत छोटा बच्चा है भैया। मेरे साथ अभी डॉक्टर नीति के मामा जी मौजूद हैं, जो इस घटना के बाद सागर से यहाँ पहुँचे हैं। उनके सगे छोटे भाई भी मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि जब ये घटना हुई तब डॉक्टर नीति की क्या हालत थी। जी, आपका नाम? जी, बाबूलाल जैन, बड़नी कॉलोनी, सागर। आप कब यहाँ जबलपुर आए? हमें रात को 3 सवा 3 बजे के आसपास फ़ोन आया नीति जैन का कि मामा जी जल्दी आ जाओ, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है, जल्दी से जल्दी आ जाओ। और मामा जी मैं बच सकूँगी नहीं, वह इतना शब्द कह के उन्होंने रख दिया। मैंने फ़ोन उठाया, प्रतीक को लगाया, प्रतीक से पूछा कोई जानकारी, नीति का ऐसा फ़ोन आया है, बोल रही जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी आ सकते हो आ जाइए मामा जी। तो मैंने प्रतीक से पूछा, प्रतीक ने हमारे लिए फ़ोटो डाली कि ये इस प्रकार का ऐसा है, कुछ कांड हो गया है। हमने अपने भाइयों को जगाया घर में और बेटे से बोला गाड़ी निकालो, अपन को जबलपुर चलना है, वहाँ कुछ हो गया है नीति के साथ। आपने जब डॉक्टर नीति जो अभी अंदर हमने जिनसे बात की वो इस हालत में जो पहुंची हैं, तो जब आपने उन्हें देखा तब उनकी स्थिति क्या थी? स्थिति बिल्कुल ये मान के चलो कि वो जिंदा हालत में मिल गई। वो हमसे मिलना देना ही नहीं चाहते थे, वो तो मिल गई, मेरे से आते साथ गले लिपट गई और धीरे से कान में बोला मामा जी ले चलो, बहुत मारा, चलते नहीं बन रहा था, बिल्कुल धीरे धीरे आ रही थी। आप भी शायद सागर से आए हैं? हाँ, मैं भी सागर से आया हूँ। आप भी उनके मामा लगते हैं? नहीं, मैं मामा का बेटा हूँ माने, और मेरी सिस्टर है, वो बुआ की बेटी है, वो नीति जैन डॉक्टर। और पापा का फ़ोन आया मेरे पास भी, मैं रूम में था, कि नीति की हालत बहुत ख़राब है और उसको मारा पीटा गया है, तो अपन को जबलपुर चलना है। तो हम लोग करीब सुबह 6 बजे निकल आए थे, 9 बजे यहाँ पर आ गए थे। फिर मैं प्रतीक के यहाँ माने बुआ के घर गया, उनसे समझा, और फिर हम लोग उनके घर के एड्रेस के लिए आए और फिर देखा कि नीति वहाँ पर नहीं थी। मेरे को बोले कि आ रही है ये वो, फिर बहुत देर बाद जैसे ही चाची गई उसको लेने, बहुत ख़राब हालत में थी। मेरे साथ डॉक्टर नीति के सगे छोटे भाई हैं और हमें बातचीत में अभी एक बात पता चली कि एक सगे छोटे भाई को ही अपनी बहन के ससुराल में जाने की इजाज़त नहीं है। क्या है इसके पीछे राज, क्या है इसके पीछे बात, आइए हम जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रतीक जैन है। और प्रतीक, उस दिन जब नीति जो आपकी बहन है, जब उनकी हालत हुई तब आप कहाँ थे? मैं उसके घर के बाहर था, मुझे उसके घर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये किस वजह से है? जब उसकी शादी हुई थी, वो लगातार दान दहेज जब जो भी मांगते थे मेरे पापा फुलफ़िल करते थे। मैं मना करता था कि मत दीजिए, कि पापा जी इनको मत दीजिए, तो पापा जी कहते थे अब बेटा लड़कियों को अपने यहाँ दिया जाता है, अच्छे खुश मन से देंगे तो अपने बच्चे अच्छे खुश मन से रहेंगे। तो मैं मना करता था, तो ये बात उनको पता लगी, विवाद हुआ, तो मेरी दीदी को जब परेशान करने लगे वो, तो मेरी दीदी को घर ले आए। तब मैंने उनसे बोला कि मैं अपनी दीदी को अब दोबारा जाने नहीं दूंगा। तब घर वालों की और सब बड़े बुजुर्गों की समझाइश से जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उसमें ये उन्होंने शर्त रखी थी कि आपका बेटा, इसका भाई कभी भी मेरे घर नहीं आना चाहिए, आपकी बड़ी बेटी भी कभी नहीं आएगी। ये कॉम्प्रोमाइज़ की शर्तें हैं जिसके तहत डॉक्टर नीति को दोबारा उनके ससुराल जाने का मौका मिला कि आप जो उनके सगे भाई हैं और उनकी जो सगी बहन है वो ससुराल में दाखिल नहीं हो सकते, ना ही कांटेक्ट कर सकते हैं, ना ही फ़ोन करेंगे।
हम ही फ़ोन करेंगे और उनके पापा ही बस बात करेंगे, पापा के अलावा कोई भी उनसे बात नहीं करेगा। जब डॉक्टर नीति के साथ ये मारपीट हुई, जैसे अभी हमारी उनसे बात हुई, जब आप उन्हें लेने गए तो किस हालत में थी वो? मैंने उनके घर के अंदर तो मैं नहीं गया, लेकिन रात में जब मामा जी का फ़ोन आया 3:15 बजे, तब नीति के मोबाइल से मेरे नंबर पे उसकी 5 फ़ोटो आई। मामा जी का फ़ोन आया, उसी समय मामा जी का फ़ोन आया था जब मेरा मोबाइल क्लिक हुआ। मैं नींद में था, मैंने मोबाइल में देखा, फ़ोटो देखी, मैंने मामा जी को भेजा कि मामा जी दीदी की फ़ोटो हैं इसमें। तब मुझे पता चला कि मारपीट हुई, तब मुझे लगा कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए। तब मेरे मामा जी ने बोला, मैंने कहा मैं अकेला हूँ, मम्मी भी बीमार है, तो आप लोग जल्दी आ जाइए। तो मेरे मामा जी और भाई फिर सुबह आए और सुबह मामा जी, भाई और मेरी मामी और मेरे जिया जी आशीष जैन जी वो गए अंदर लेने। मैं उनके घर के 20 कदम की दूरी पे बाहर खड़ा था। पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक क्या किया है? पुलिस ने अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं करी है। हम पुलिस थाने गए थे, वहाँ हमने अपनी पूरी आप बीती बताई पुलिस को कि हमारे साथ ये हुआ, हमारी बहन के साथ ये है, तो वो सिर्फ आश्वासन देते रहे और ये कहते रहे हाँ हम कार्रवाई करेंगे, आप परेशान मत होइए, हाँ हम कार्रवाई करेंगे। बहुत सांत्वना दिया, हमको लगा कि वो बहुत अच्छे से हमारा दुख दर्द, हमारी बहन का दुख दर्द पीड़ा समझ रहे हैं, वो करेंगे। वो जैसा उसको अंदर रीडर रूम में ले गए, उससे जो पूछ के लिखाते गए, फिर थोड़ी देर बाद मुझे बुलाया, मुझसे जो पूछा लिखाया और बाहर कर दिया। फिर अचानक बोले कि आपको विक्टोरिया हॉस्पिटल मुलायजे के लिए जाना है, चलिए। तो हम लोग लेके गए, वहाँ मुलायजा हुआ और अचानक उन्होंने कहा कि उसको एडमिट करना है, उसकी हालत गंभीर है। तो मैंने कहा ठीक है आप कर दीजिए। विक्टोरिया हॉस्पिटल में मुलायजे के बाद उसको रात में एडमिट किया गया। एडमिट के बाद मैं रात भर वहीं रुका। दूसरे दिन सुबह भी उसको शरीर में किसी भी प्रकार का आराम नहीं था। पूरे दिन कराहती रही, दर्द में रोती रही, सब बताती थी मुझे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 दिन तक वो वहाँ रही। तीसरे दिन दोपहर में अचानक उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। तब मैंने हॉस्पिटल प्रशासन को बोला कि डॉक्टर कहाँ हैं। उनका कहना था 3 तारीख को कि यहाँ पर अभी ड्यूटी डॉक्टर से नहीं है और कल मिलेंगे वो। तब मैं बहुत पैनिक हुआ, परेशान हुआ। तब उन्होंने मुझे मेडिकल के लिए रेफ़र कर दिया कि हमारे पास इलाज नहीं है, आप मेडिकल ले जाइए। तो आपने मेडिकल में भर्ती किया? मैं मेडिकल हॉस्पिटल लेके गया, तो मेडिकल हॉस्पिटल जैसे ही लेके गया तो उन्होंने मुझे पूरे मेडिकल हॉस्पिटल में पूरा दिन घुमाया, ये जांच वो जांच, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग, लेकिन उसको उपचार नहीं दिया गया। उसके बाद आप उन्हें कहाँ लेकर आए? उसके बाद मैं रात 1 बजे तक उसको कैजुअलिटी में रहा कि अब उसको कोई देखेगा, अब उसको देखेगा। जब उसको संतोषजनक इलाज नहीं मिला तो मैं उसको रात में घर ले आया। रात में घर पे रही, रात भर उसको दर्द तकलीफ़ होती रही, लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिला। तो सुबह फिर मैं मेडिकल कॉलेज लेके गया। सुबह भी उन्होंने मुझे गोल गोल घुमाया, इस बिल्डिंग उस बिल्डिंग, ऊपर नीचे। मैं, मेरे भाई, मेरी मामी और मामा जी उसको स्ट्रेचर पे लिटा के 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर, 3rd फ्लोर घूमते रहे। जब वहाँ हमको समझ में आया कि मेरी बहन को उपचार नहीं मिलेगा, तब मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया और मैंने अपनी बहन को यहाँ एडमिट किया। आज जी हाँ, स्ट्रेचर में और मेरा भाई और मेरे मामा जी, मेरी मामी खींच के लेके गए पूरे 2 दिन तक। आज कौन सा दिन है इनके हॉस्पिटलाइज होने का? 1 तारीख को रात में हॉस्पिटलाइज हुआ था। 5 दिन करीब हो गए, 5 से 6 दिन होने को आ रहे हैं उसको। लगभग 6 साल का वैवाहिक रिश्ता और उतनी ही लंबी प्रताड़ना, और उसके बाद भी कहीं कोई राहत नहीं। उसके बाद भी सिर्फ पति से प्रताड़ित होकर तंग होना, पति की मार खाना, बच्चे तक के साथ जिस तरह का अन्याय किया गया है, बच्चे के साथ जिस तरह की मारपीट की गई है, ये एक तरह से हैवानियत ही है। इसे बदसलूकी तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी हैवानियत है। अभी तक इस मामले में पीड़ित पक्ष के मुताबिक पुलिस की जो भूमिका है वो काफ़ी संदिग्ध रही है, क्योंकि उन्होंने मामला दर्ज करके अपनी जो कार्रवाई है उसे तो पूरा कर दिया है। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपने देखा कि हमने पीड़िता से भी बात की, उनकी जो अभी स्थिति है, 5वें दिन अस्पताल में जो स्थिति है उनकी, तो उसे देखकर पहले दिन की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जी सर, जैन परिवार में भी जो उनकी पत्नी के साथ जो अभी मारपीट हुई है और अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती लगभग 5 दिनों से, तो अभी तक उस मामले में पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई? गढ़ा फाटक में जैन परिवार की एक लिखित शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुई है, जिसमें उनके मृतका के ससुराल वालों के द्वारा उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करके मारपीट की गई है। उस सिलसिले में उसका MLC के लिए भेजा गया था, जहाँ से विक्टोरिया से उसको मेडिकल के लिए रेफ़र किया गया है। उसके चोटों की क्वेरी कराई जा रही है और उस संबंध में धाराएं बढ़ाई जाकर आइंदा कार्रवाई की जाती है और उसकी स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। इस मामले में मीडिया के हस्तक्षेप के बाद समाज के लोग भी बड़ी संख्या में आगे आए और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 5 दिनों के बाद आरोपी के घर में दबिश दी।
पर जानकारी के अनुसार कोई भी आरोपी घर पर नहीं मिला। इस मामले में हमने भी आरोपी का पक्ष जानने के लिए उनसे फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी विपुल जैन ने हमारे कॉल या मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया।